very good morning student. I Professor Jasmine Faraz again welcome you on my channel. I hope आपने फाइनल अकाउंट अच्छे से किया होगा। ये वीडियो जो है वो आज मैं 11th एंड 12th दोनों के लिए बना रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 11th एंड 12th में एडजस्टमेंट आर द सेम। जस्ट फर्क ये होता है कि 11th में आपको प्रोप्राइटरी कंसर्न दैट मीन्स सोल ट्रेडर, एक जो बंदा होता है जो बिजनेस चलाता है उसकी फाइनल अकाउंट होती है, और 12th में आपको पार्टनरशिप फर्म की फाइनल अकाउंट बनानी है। बाकी पोस्टिंग और एडजस्टमेंट आज सिमिलर 99.99, एक हाथ दूसरी एडजस्टमेंट 12th में अलग होगी। तो ये वीडियो दोनों के लिए यूजफुल है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। देखो हमें क्या क्या दिया है उन्होंने, इतने सारे एडजस्टमेंट है। ऑलरेडी मैंने 4-5 आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया है कैसे पोस्टिंग करनी है, कैसे एडजस्टमेंट करना है। अगर आप नए हो तो प्लीज आप फिर से वो वीडियो देखो स्टार्टिंग से एंड देन सी दिस वीडियो। डायरेक्टली अगर आप ये जंप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा फाइनल अकाउंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज यूजफुल फॉर 12th एज वेल एज 11th। सो सी ये इतने सारे एडजस्टमेंट है हमें, तो हम हर एक एडजस्टमेंट आज मैं आपको कवर करूंगी कि किसके दो इफेक्ट आते। एज यू नो पोस्टिंग, मैंने बार बार रिपीट किया है वीडियो में, पोस्टिंग हैज अ वन इफेक्ट, मतलब जो ट्रायल बैलेंस के हम आइटम ट्रांसफर करते हैं वो एक बार करते हैं, बट एडजस्टमेंट में जो दिया होता है उसके इफेक्ट मिनिमम 2 होते हैं। सी मिनिमम इसलिए कह रही हूँ कि एक एडजस्टमेंट ऐसी है जिसके 3 इफेक्ट्स है। लेकिन यहाँ पे 11th में वो कवर नहीं किया है, 12th में वो एडजस्टमेंट है। और बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है कि लॉस बाय फायर। देखो यहाँ पे लॉस बाय फायर रुपीज 6,000, बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम 5,400। तो ये जो एडजस्टमेंट है सिर्फ इसी को ही 3 इफेक्ट है। अदरवाइज पूरे सिलेबस में 11th एंड 12th आपको मिनिमम 2 इफेक्ट है। ओके, सो देखते हैं चलो। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमेशा कंपलसरी आती है, 1 मार्क इसके फिक्स होते हैं, दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 18 ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्टॉक है तो हमेशा एंड में होगा। वैल्यू 19,000 एंड 20,000। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे दो प्राइस दिए तो मार्केट प्राइस लेनी है या कॉस्ट प्राइस लेनी है। तो मैंने पहले भी कहा है कि हमें ये कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस से कोई लेना देना होता नहीं है। जो अमाउंट लेस होती है, विच एवर इज लेस दैट वी सपोज टू टेक। तो यहाँ पे 19,000 छोटी है, कम है, सो हम 19,000 का इफेक्ट देंगे। अभी इफेक्ट कैसे देंगे, किधर देंगे, तो स्टॉक है तो एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्योंकि स्टॉक हम फैक्ट्री में रखते हैं, एंड दूसरा इफेक्ट असेट में जाएगा। नाउ ओपनिंग स्टॉक अगर हम डेबिट में लिखते हैं, अगर आपको याद रहेगा, अगर अपने फाइनल अकाउंट के सब वीडियो देखे होंगे तो अभी तक आपको पता चला होगा कि वी ऑलवेज राइट ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड। तो अगर ओपनिंग डेबिट में है तो क्लोजिंग विल बी अ क्रेडिट साइड। सी हमें 19,000 अमाउंट लेनी है। ये ऊपर की स्पेस पता है आपको, यहाँ पे हम लोग बाय सेल्स लिखते हैं, अगर सेल्स रिटर्न रहेगा तो सेल्स रिटर्न रहता है, ठीक है। सो दैट इज वाई हमने ये नीचे साइड लिखा क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट इफेक्ट अब प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं जाएगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इज रिलेटेड विद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बचा क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम असेट में लिखेंगे बिकॉज दिस इज अ असेट, करंट असेट। एंड एसेट हम लोग कौन सी साइड, बैलेंस शीट में ही लिखते हैं, एसेट साइड। सो 19,000। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक एंड दिस इज अ कंपलसरी एडजस्टमेंट, 1 मार्क के लिए आती है। अगर एक ही अमाउंट दी है तो सवाल ही नहीं, एक ही अमाउंट लिखो, लेकिन जब दो अमाउंट देते हैं अलग अलग, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, तब आपको ये याद रखना है। ओके, विच एवर इज लेस। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। डेप्रिसिएशन, दिस इज अ कंपलसरी। सो डेप्रिसिएशन दिया है उन्होंने 5%, 10%, 10% ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। देखो ऑफिस इक्विपमेंट पे 5%, 10% किस पे, मोटर वैन पे, और 10% किस पे, प्लान पे। तो आपको रिस्पेक्टिवली ऐसे ध्यान से देखना है, तो बस वही हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन ऑलवेज माइनस, सो हमने माइनस किया, बट एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, तो इनके हम इफेक्ट किधर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। व्हाई डेबिट, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। वन मोर थिंग, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मींस प्लांट एंड मशीनरी मतलब ये तो फैक्ट्री में होगा, तो ये तो फैक्ट्री है तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो प्लीज आप ध्यान देना है, हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर
कर रहे हैं. एंड डेप्रिसिएशन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. समझ में आया? तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर फैक्ट्री में है मशीनरी तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा. नो, डेप्रिसिएशन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वी आर सपोज टू राइट ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली. सो डोंट गेट कंफ्यूज. ये बहुत बार बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं. ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा. विल मूव टू द नेक्स्ट. आउटस्टैंडिंग सैलरी. सी, बहुत बार आउटस्टैंडिंग आता है. मैक्सिमम टाइम आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट होती है, 12th में बोर्ड में भी होती है. उसको ही कहते हैं अनपेड. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर नया वर्ड आया अनपेड मतलब अभी तक पे नहीं किया है, एंड आउटस्टैंडिंग मतलब भी वही है. सो आउटस्टैंडिंग है, सो आउटस्टैंडिंग इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, वी आर सपोज टू ऐड. सो ऑलवेज आउटस्टैंडिंग हमें करंट ईयर का ऐड करना है. ठीक है, देखो करंट ईयर का ऐड करना है. सो ये हमने ऐड कर दिया. अब सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा. एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया. देखो 3 अकाउंट होते हैं हमारे. यहाँ पे आप रफ में लिखो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में तो इफेक्ट दे दिया. ट्रेडिंग सवाल नहीं है बिकॉज दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, सो नहीं. सो व्हाट लेफ्ट? बैलेंस शीट. अब आपको खुद को सोचना है कि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, आपको पे करना है. सो टेंशन आया है, एंड टेंशन इज इक्वल टू लायबिलिटी. ये पहले भी मैंने कहा है कि टेंशन मतलब लायबिलिटी. सो सेकेंड इफेक्ट विल गो आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड. ओके, सो ये कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है. वी आर सपोज टू पे. सो आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सैलरी की जगह कोई भी एक्सपेंसेस हो, वी आर सपोज टू राइट लायबिलिटी. ओके. Now rent prepaid. अब outstanding and prepaid are always opposite to each other. So outstanding अगर हम add करते हैं तो prepaid हमेशा हम क्या करेंगे? लेस करेंगे फॉर अ करंट ईयर. ओके, देखो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ. करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग ऑलवेज वी ऐड एंड प्रीपेड ऑलवेज वी माइनस. तो माइनस कर दो, ऑलरेडी हमने पेड कर दिया है. बट ये तो नेक्स्ट ईयर के लिए, हमें ये जो हम आउटर कॉलम में लिखते हैं वो सिर्फ करंट ईयर के लिए लिखते हैं खर्चा. तो करंट ईयर का रेंट पे खर्चा कितना आया? 3560. ये जो उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया था वो नेक्स्ट ईयर का था ऑलरेडी एडवांस. बट हमें ये साल इसकी कोई जरूरत नहीं है तो हम इससे माइनस करेंगे. नेक्स्ट इफेक्ट. अब देखो आपने प्रीपेड रेंट ऑलरेडी पेड किया है. सो नो टेंशन. सो नो टेंशन मतलब असेट में. सो देखो यहाँ पे 35. यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने पोस्टिंग के वक्त एडजस्टमेंट बहुत सारे आइटम्स लिखे हो गए अकाउंटिंग. सो यहाँ पे हम नीचे साइड लिखा. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज मिस ने स्पेस क्यों छोड़ी. एज्यूम करो कि यहाँ पे पहले आइटम्स हमने अकाउंटिंग पोस्टिंग ट्रांसफर की है. सो प्रीपेड रेंट 3560. अच्छा, अमाउंट कौन सी लिखनी है ये भी आपको ध्यान देना है. जो एडजस्टमेंट में अमाउंट होती है, जो हमने माइनस की होती है इनर कॉलम में, वो हमें लिखना होता है. बहुत सारे बच्चे क्या करते, जो आउटर कॉलम में आता है वो अमाउंट लिखते. देखो यहाँ पे तो सिमिलर है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. जो एडजस्टमेंट में अमाउंट दी होती है उसके ही दो इफेक्ट होते हैं. सी हियर. अंडरस्टूड? सो विल मूव टू द नेक्स्ट. प्लीज ये 12th वाले भी अच्छे से देखिए. विद इन 10 मिनट्स में आपका फाइनल अकाउंट कंप्लीट होगा अगर ये वीडियो आपने देखा तो. नाउ रेंट येट नॉट रिसीव्ड. येट नॉट रिसीव्ड मतलब ही आउटस्टैंडिंग. लेकिन ये आउटस्टैंडिंग इनकम है. कैसे समझा मैं सबको? इनकम बिकॉज दे हैव गिवन रिसीव्ड. रेंट येट नॉट रिसीव्ड, अभी तक हमने रिसीव्ड नहीं किया है मतलब इनकम बाकी है हमारा आना. सो एज आई टोल्ड यू आउटस्टैंडिंग ऑलवेज वी हैव टू ऐड. सो ऐड करो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, हमें ऐड ही करना है. ओके. नाउ सेकंड इफेक्ट. अब सेकंड इफेक्ट किस में जाएगा? नाउ रेंट है तो ये तो फैक्ट्री का रेंट नहीं है, कुछ दिया नहीं है उन्होंने. सो ऑफ कोर्स एक इफेक्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम कर चुके हैं. नाउ दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट. बट बैलेंस शीट में अगेन टेंशन लायबिलिटी या एसेट में लिखना है. सो सी, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, आउटस्टैंडिंग है तो बिंदास लायबिलिटी में लिखते हैं. बट प्लीज वेट करो, ध्यान से पढ़ो. ये आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है तो अच्छी बात है, नो टेंशन, आने वाले हैं पैसे. सो विल राइट असेट साइड. तो प्लीज ये क्लियर करो. लास्ट स्लाइड में देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था. अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा तो टेंशन है, हमें पे करना है तो हमें लायबिलिटी लिखना है. लेकिन वही आउटस्टैंडिंग इनकम होगा तो हमें कहाँ लिखना है? असेट साइड लिखना है. Okay, I hope you will not get confused between outstanding expenses and outstanding income. Next.
sundry income 1500 received in advance. अब received in advance मतलब ही prepaid. Okay, now prepaid, as you know, outstanding always minus, तो prepaid always क्या कर, sorry, outstanding always add, so prepaid always minus, so minus करो, see here, ठीक है. एंड नाउ सी इनकम हमने रिसीव्ड किया है एडवांस में, हो सकता है हमारी ऑर्डर कैंसिल हो या फ्यूचर में हमें ये जो हमने एडवांस लिया है वो रिटर्न करना हो, तो ये हमारा इनडायरेक्टली टेंशन है. सो विल राइट लायबिलिटी साइड. Okay, so don't get confused between outstanding expenses and income and prepaid income and expenses. तो ये थोड़ा सा याद रखो. एंड डोंट वरी, ये चारों एडजस्टमेंट एट अ टाइम नहीं आएगी, इसमें से कोई भी दो एडजस्टमेंट बोर्ड में आती है, ओनली चारों के चारों कंफ्यूज नहीं करेंगे वो, ठीक है. सो ये अच्छे से करके जाओ, बोर्ड के एग्जाम से छुट्टी जब रहेगी एक दो दिन पहले पेपर को, सो पढ़कर जाओ अच्छे से. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. Now we'll see the next. Provide 2% reserve for bad debts on a debtors. It was realized that our debtors worth 1000 to be proved as a bad and has to be write off. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि कौन सी एडजस्टमेंट पहली करनी है. प्रोबेबली स्टूडेंट ये बैड डेट्स में कंफ्यूज होते, तो ध्यान से पढ़ना है. हमेशा हमें पहले बैड डेट्स माइनस करने होते हैं और फिर रिजर्व फॉर बैड डेट्स, मतलब RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स. तो हमेशा आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, डेटर्स में से पहले हम बैड डेट्स माइनस करेंगे. सो बैड डेट्स 1000 रुपीज है, सो हमने ये बैड डेट्स 1000 रुपीज माइनस कर दिए हैं. सो 19,250. उसके बाद हम 2% रिजर्व फॉर बैड डेट्स करेंगे, तो 2% हम 19,250 पे करेंगे. नाउ ये है क्या, तो देखो एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल बताती हूँ आपको. पहले ये आउटर कॉलम में हम फाइनल अमाउंट लिख देते हैं. सो देखो, डेटर्स मींस कस्टमर. सो हमारी ये बैलेंस शीट है, हमें 20,250 आने बाकी है. सो फ्यूचर में आने वाले, हमने उनको क्रेडिट सेल्स किया था. सो दे प्रॉमिस कि हम पे करेंगे, तो कितना प्रॉमिस किया था, 20,250. बट उसमें से 1000 रुपीज हमें रिकवर्ड ही नहीं हुए, बैड डेट्स हो गए. बैड डेट्स मीन अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स कस्टमर. सो 1000, अब कितने बचे, 19,250. बट हमें ऐसे लग रहा है कि इस 19,250 में से भी कुछ ऐसे कस्टमर है 2% जो शायद हमें देंगे या शायद हमें नहीं देंगे, तो हमने पहले ही प्रोविजन की लॉस की, ठीक है. 2% किस पे, 19,250 पे. सो इट्स बिकम 8850. समझ में आया. आरडीडी का मतलब क्या होता है, बैड डेट्स मतलब 100% लॉस हो गया है, एंड आरडीडी मतलब हमें ऐसे लग रहा है कि शायद हो सकता है और 2% शायद ये कोरोना के चक्कर में कस्टमर हमें नहीं पे करेंगे. सो दिस इज आरडीडी. Okay, now both are loss, so loss we are supposed to add in profit and loss. देखो ऑलरेडी ये ट्रायल बैलेंस में दिया ही होगा. अब ये 400 कहाँ से आया, तो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी डेबिट में दिया होगा, तो हमने ये पोस्टिंग किया था पहले, उसमें ही हमें ये क्या करना है, ऐड करना है. ओके, सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप प्रीवियसली वीडियो देखो तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. देखो ये और बड़ी एडजस्टमेंट है, बट जैसे मैंने आपको कहा है कि डेटर्स में से हमेशा पहले बैड डेट्स माइनस करना है. देखो सीक्वेंस लिख कर रखो, पहले बैड डेट्स माइनस करना है, फिर आरडीडी माइनस करनी है, एंड फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करना है. ओके, सो ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है. अगर थोड़ा भी उल्टा पुल्टा हो गया तो आपका प्रॉब्लम पूरा रॉन्ग आ जाएगा. सो सी डेटर्स दिए 1,28,100. ये पुराना बैड डेट्स ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में उन्होंने दिया होगा, तो ये ट्रायल बैलेंस में दिया होगा हमने डेबिट साइड, तो हमने इसको पोस्टिंग कर दिया ये, ठीक है. ओके, क्रेडिटर्स ये सेकेंड एडजस्टमेंट हम बाद में देखते, तो इस पे ध्यान मत दो अभी फिलहाल. सो 800 राइट ऑफ एज ए बैड डेट्स, तो चलो बैड डेट्स पहले राइट ऑफ करो 800. ओके, नाउ हाउ मच लेट, 1,20,000. उसमें अब नाउ प्रोविजन आरडीडी जैसे अभी मैंने बताया 5%, 1,20,000 पे 5%, सो इट कम 6,000. माइनस करो, सो कितना बचा, 1,14,000. देखो एक्चुअल डेटर्स कितने थे, कस्टमर पैसे आने बाकी 1,28,800, बट उसमें से 800 वाले आए ही नहीं, 100% लॉस, सो इट्स बिकम 1,20,000. उसमें से अब हमें ऐसे लग रहा है कि 1,20,000 में से भी 5% लोग हमें पैसे शायद नहीं देंगे, तो हमने पहले ही प्रोविजन कर ली है.
सो माइनस किया, अब हमारे पास डेटर्स बचे हैं 1,14,000। अब उसके आगे उन्होंने क्या दिया है कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो जो बचे हैं डेटर्स उन्होंने कहा भैया हमें भी डिस्काउंट दे दो। सो इस 1,14,000 पे हमने क्या किया, डिस्काउंट किया। सो सी ईयर, पहले ये बैड डेट्स यहाँ पे ऐड कर दो जैसे प्रीवियसली स्लाइड पे मैंने बताया है, ठीक है। सो ये बैड डेट्स एंड आरडीडी माइनस ऐड करो यहाँ पे, तो टोटल लॉस हो गया 8,000। ओके चलो फिर से, नाउ डिस्काउंट 2%, सो 1,14,000 पे 2% डिस्काउंट। सो अगेन हमने इन पे डिस्काउंट भी दे दिया। सो अब देखो फाइनल डेटर्स हमें कितने मिलने वाले हैं फ्यूचर में, 1,11,720। गॉट इट। अब इसकी भी एंट्री हमें यहीं पे करनी है। सो डिस्काउंट है, अगेन एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी, सो विल राइट सेपरेटली। ये हमने यहाँ पे क्यों नहीं ऐड किया, बिकॉज ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने सुना है ये वर्ड, ओके। ये बैड डेट्स आरडीडी है, सो इसको सेपरेट सेपरेट रखना है। Okay, so both are, this is a loss, this is a expenses, both are will come debit side because all expenses and losses will be a debited. Okay, so ये प्लीज ये याद रखना, अगर ऐसी एडजस्टमेंट आएगी तो 2 मार्क्स के लिए आती है, तो स्पेशली 12th में ये पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को भी हमने, जैसे हमने हमारे कस्टमर को डिस्काउंट दिया वैसे हमने हमारे क्रेडिटर्स को भी बोला कि हमें भी डिस्काउंट दे दो। क्रेडिटर्स मतलब क्या, जिससे हमने क्रेडिट परचेज किया है, तो हमने कहा भैया हमें भी इतना पेड करना है लेकिन थोड़ा बहुत हमें भी डिस्काउंट दे दो, तो क्रेडिटर्स ने भी हमें डिस्काउंट दे दिया 3% 52,000 पे। ओके, सो हियर विल कम 5440। अब हमें ये अच्छी बात है, डिस्काउंट मिला है, अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो डेबिट में लिखते हैं बिकॉज दिस इज डिस्काउंट अलाउड। लेकिन यहाँ तो हमको डिस्काउंट मिला है, हमें पे कितना करना था, टेंशन कितना था पे करने का, लाइबिलिटी 52,000, बट अब हमें कितना पे करना है 5440, तो हमें तो फायदा हो गया है, इनकम हो गया है। सो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स विल राइट क्रेडिट साइड बिकॉज क्रेडिट मीन्स इनकम। ओके, और एक आपको ट्रिक बताती हूँ, सी फॉर क्रेडिट, तो डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट में ही होता है, जो क्रेडिटर्स को डिस्काउंट देते हैं वो हमेशा क्रेडिट में होता है, और जो डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं वो हमेशा डेबिट में होता है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, गुड टेकन बाय प्रोप्राइटर पर्सनल यूज। ऑफ कोर्स पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिया है, सो देखो गुड्स, ये जर्नल एंट्री दी है। ओके, जर्नल एंट्री नहीं पूछते आपको। सो एक इफेक्ट, गुड्स गोज आउट, सो विल राइट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बिकॉज गुड्स गोज आउट, अगर हमने परचेज किया टू परचेज तो हम यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज गुड्स कम्स इन, लेकिन जब गुड्स हम सेल करते गोज आउट होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, सेल क्रेडिट में, तो ये भी तो गुड्स गोज आउट है, पर्सनल रीजन के लिए प्रोप्राइटर या पार्टनर लेकर गया है, सो इट विल कम क्रेडिट साइड। एंड नेक्स्ट इफेक्ट विल कम नाउ पर्सनल यूज, मतलब ये इसको ही हम ड्राइंग कहते हैं, सो ड्राइंग ऑलवेज माइनस फ्रॉम द कैपिटल, सो माइनस किया हमने ड्राइंग। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट, अगर लॉस रहेगा तो लेस करते हैं, नेट लॉस अगर रहेगा तो, ठीक है, माइनस ड्राइंग। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है, प्रीवियस वीडियो आपने देखी ही होगी उसमें आपको पता चला होगा, ठीक है। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, फिर से यहाँ पे गुड्स आया है तो गुड डिस्ट्रीब्यूट करो फ्री सैंपल बोल के, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर हो या गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट हो, गया तो है ना बाहर गुड्स, सो अगेन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, सिर्फ रीजन बदले हैं। देखो पहले वाले इसमें क्या था, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, अब यहाँ पे क्या है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, रीजन कुछ भी हो लेकिन गुड्स गोज आउट फ्रॉम द फैक्ट्री, सो क्रेडिट 3,000, एंड कोई फ्री में नहीं करता है, दिस इज फॉर एडवर्टीजमेंट, सो एडवर्टीजमेंट, इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने आपको जब मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया है, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 7%। अब आपको याद रखना है पहले हम कैपिटल पे करते, तो इंटरेस्ट हमें कैपिटल पे करना है, सो कैपिटल कितना है हमारा 75,000, उस पे 5% इंटरेस्ट कितना आएगा 3750, देखो 75,000 पे आपको करना है 75,000 पे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला है, पूरे साल भर का हम उसे देंगे, सो इट कम्स 3750। सो देखो इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है क्योंकि उसने पैसे कितने डाले 75,000, फिर उसको प्रॉफिट कितना हुआ 10,000, फिर उसने जो इन्वेस्ट किया था पैसे उसके ऊपर उसको बैंक में जैसे इंटरेस्ट मिलता है वैसे बिजनेस से भी इंटरेस्ट मिलता है। तो देखो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है उसका कैपिटल, पैसे इंक्रीज हो रहे हैं उसके बिजनेस में, सो इंटरेस्ट ऑलवेज ऐड। ओके, 12th में भी पार्टनर्स है, तो पार्टनर सपोज एक पार्टनर राम है दूसरा पार्टनर रमेश है, तो हम ऐसे ही सेम लिखते हैं, राम ऊपर लिखते हैं रमेश नीचे लिखते हैं, सेम यही फॉर्मूला हम ऐड करेंगे, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो 12th में हमें ये अलग अलग लिखना है, लेकिन 11th में डोंट वरी एक ही पार्टनर होता है, सो एक ही पार्टनर्स में हम ये क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे। नाउ अगर ये पार्टनर्स या प्रोप्राइटर के लिए इनकम है तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, क्योंकि बिजनेस को तो ये पे करना होता है पार्टनर्स को। ठीक है, सो हम कहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पर ओके पहले ड्राइंग हम यहाँ पे बताया है कि सपोज ड्राइंग 2000 जैसे मैंने फॉर्मूला बताया है, एक मिनट मुझे ये रफ करने दो तो समझ में आ जाएगा आपके, कि जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि इंटरेस्ट देन ड्राइंग माइनस ऑलवेज, तो सपोज ये पोस्टिंग के वक्त दिया होगा, सो ये 2500 माइनस किया, फिर उस पे भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा लेस करते हैं। ओके, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं क्योंकि इनसे इनका कैपिटल बढ़ता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे बिजनेस से निकाले हैं तो उनको उस पे इंटरेस्ट देना होता है बिजनेस को, सो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनका इनकम कम कर देता है, इनका मतलब सोल ट्रेडर का या प्रोपराइटर का, सो वी आर सपोज टू माइनस। सो ये आपको याद रखना है, डी फॉर डिडक्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा डिडक्ट करते हैं। ओके, सो देखो फाइनली कैपिटल की अमाउंट कितनी आई 86,900। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। प्लीज थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करो, ये लर्न करो अच्छे से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ये एडजस्टमेंट करने। ओके, नाउ सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट एंड इसका सेकेंड इफेक्ट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म को पे करना होता है, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म को मिलता है पार्टनर से या सोल ट्रेडर से, तो ये इनकम है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लिखते हैं क्रेडिट में, क्योंकि ये फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस है, तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट जो है एक्सपेंसेस है और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इनकम है। आई होप मैंने सब एडजस्टमेंट कंप्लीट की है और आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। एग्जाम जाने से पहले 10-15 मिनट अगर ये आप एक बार वीडियो देख लोगे तो फाइनल अकाउंट का पूरा 12 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।